गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे लैक ऑपरॉन के बारे में। लैक ऑपरॉन क्या है और मोर इम्पॉर्टेंटली जीन रेगुलेशन जो है वो क्यों होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीन्स अगर हैं हमारे शरीर में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो जाहिर सी बात है कोई फंक्शनल प्रोडक्ट, चाहे वो आरएनए हो चाहे वो प्रोटीन हो, उनको बनाने के लिए होता है। तो अगर है तो फिर उसको बनाना चाहिए। उसका रेगुलेशन क्यों? रेगुलेशन का मतलब तो यही हुआ कि ये तय किया जाए कि जब किसी भी जीन का एक्सप्रेशन होना है या नहीं होना है, ये दोनों ही बात है। कहीं पे रोका जाए उसके एक्सप्रेशन को, कहीं पे उसके एक्सप्रेशन को अलाउ किया जाए, इसी को तो रेगुलेशन बोलते हैं। तो कहानी ये है कि ऐसा इसलिए होता है कि अननेसेसरीली कोई भी जीन अपना प्रोडक्ट ना बनाता रहे। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक जीन से किसी फंक्शनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस और ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसेस का होना ज़रूरी है। और ये सभी प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा एनर्जी सीकिंग प्रोसेसेस है। काफ़ी सारा एटीपी ये काम में लेती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई प्रोडक्ट आपको काम ही में नहीं लेना है तो उस प्रोडक्ट को इकट्ठा करने का कोई मतलब बनता नहीं है। एक तो प्रोडक्ट धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा। दूसरी बात, जो चीज़ या जो प्रोडक्ट हम कहीं दूसरा ज़रूरी था वो बना लेते, उसको छोड़ के हमने अननेसेसरी प्रोडक्ट बनाया, तो जो ज़रूरी वाला प्रोडक्ट था वो भी नहीं बन पाया। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी पॉकेट में 100 रुपीज़ है, ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। अब मार्केट में आप 100 रुपीज़ से क्या लेना पसंद करेंगे? आप 100 रुपीज़ को खामोखा किसी चीज़ को लेकर, जैसे सपोज कर लीजिए कोई ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर है, उसको लेकर तो घर नहीं आएंगे। क्योंकि सपोज कर लीजिए अभी आपका एक महीना उसी 100 रुपीज़ में चलाना है और पॉकेट मनी है आपके 100 रुपीज़, तो आप, हो सकता है कि आपको महीने के 29th डे या 28th डे पर कोई ऐसी ज़रूरत आन पड़े जिससे आप उस 100 रुपीज़ को काम में लेंगे। तो अगर आपने कोई अननेसेसरी प्रोडक्ट ले लिया है तो आप अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो आपने वो एनर्जी, वो रुपया कहीं दूसरी जगह अननेसेसरीली खराब कर दिया। तो कुल मिला के किसी भी जीन का एक्सप्रेशन सिर्फ तभी होता है जब उसके प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। अगर उसके प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है तो उन जीन्स को साइलेंट रखा जाता है, उनको एक्सप्रेशन उनका नहीं होने दिया जाता। लेकिन काफ़ी सारे जीन्स ऐसे हैं जिनको लगातार एक्सप्रेशन अलाउ किया जाता है, जिनको हम बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन। हाउस कीपिंग जीन, जैसे होटल्स में हाउस कीपिंग होती है, एनी टाइम आप कभी भी बेल प्रेस करते हैं तो वहाँ की हाउस कीपिंग आकर और आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करती है। इसी तरीके से कुछ जीन्स हैं जिनका एक्सप्रेशन होना सेल के लिए हर टाइम ज़रूरी है, जैसे राइबोसोमल प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन, राइबोसोमल आरएनए का एक्सप्रेशन, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ग्लाइकोलाइसिस के जो एंजाइम्स है उनके जो जीन्स हैं उनका एक्सप्रेशन। तो ये सब हाउस कीपिंग जीन्स हुए। और बाकी जो जीन्स हैं उनको हम टिश्यू स्पेसिफिक जीन्स भी बोल देते हैं, लग्जरी जीन्स भी बोल देते हैं, क्योंकि उनके पास लग्जरी होती है, कहीं पर वो एक्सप्रेस करेंगे और कहीं पर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन पैनक्रियाटिक टिश्यू में एक्सप्रेस करेगा लेकिन दूसरे टिश्यू में एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये उसको लग्जरी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जिन जीन का एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होना है, उन जीन का एक्सप्रेशन का रेगुलेशन क्यों हो रहा है, ताकि मैक्सिमम एनर्जी को सेव किया जा सके और ये एनर्जी उसकी ग्रोथ में लगाई जा सके, जिससे उसका रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो है, यानी उनकी स्पीसीज का जो नंबर है उसमें इजाफा किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होगा
तो अननेसेसरी प्रोडक्ट बनेंगे। उन्होंने एक तो एनर्जी को ख़राब कर दिया, ऊपर से वो अननेसेसरी प्रोडक्ट अननेसेसरीली बायोलॉजिकल रिएक्शंस में इंटरफेयर करेंगे, जिसकी वजह से एंट्रोपी क्रिएट हो जाएगी, क्योटिक सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी, जिसकी वजह से दूसरी बायोलॉजिकल रिएक्शंस भी नहीं हो पाएंगी ढंग से। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो ऑर्गेनिज्म ना तो प्रॉपरली ग्रो कर पाएगा, ना ही तो उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस अटेन होगी। तो धीरे धीरे उनके नंबर धरती से कम होते चले जाएंगे, और हम कहते हैं कि नेचर ने उनको सेलेक्ट नहीं किया और वो एक्सटिंक्ट हो गए। ओके, सो ये बेसिक रीज़न है कि जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन क्यों होना चाहिए। अब इसका जो सबसे क्लियर मॉडल है वो लैक ऑपरॉन मॉडल दिया गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरॉन क्या होता है। और ये मॉडल बेसिकली, ऑपरॉन जो कंसेप्ट है ये बेसिकली जैकब एंड मोनार्ड ने दिया था। ऑपरॉन्स एक से ज़्यादा फिजिकली लिंक्ड जीन्स होते हैं जो एक ही प्रमोटर के अंडर में ट्रांसक्राइब होते हैं। ओके, और ट्रांसक्राइब होते हैं उन सभी का एक सिंगल एमआरएनए बनाया जाता है, और उस सिंगल एमआरएनए को हम क्या बोल देते हैं? पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। क्यों बोल देते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए? इस चीज़ को जरा हम ध्यान से समझते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे बेंजर। बेंजर ने जब जीन के स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना शुरू किया तो उन्होंने एक वर्ड दिया, सिस्ट्रोन। धीरे धीरे बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करी, और ओवरऑल स्ट्रक्चर जो आज की डेट में हमें पता चलती है वो ये है कि जीन के दो हिस्से होते हैं, जैसा हम अर्लियर लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। एक रेगुलेटरी पार्ट और दूसरा स्ट्रक्चरल पार्ट। स्ट्रक्चरल पार्ट वो पार्ट होता है जिसका ट्रांसक्रिप्शन आरएनए के फॉर्म में होता है, और रेगुलेटरी पार्ट वो पार्ट है जो स्ट्रक्चरल पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन करवाने में मदद करता है या उसके लिए ज़रूरी है। तो रेगुलेटरी पार्ट में से क्या खास बात है? रेगुलेटरी पार्ट को रिकॉग्नाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन करने वाला एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। अगर आप रेगुलेटरी पार्ट हटा दीजिएगा किसी जीन का, तो आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ जीन, जिसको सिस्ट्रोन भी कहा जाता है, उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि डीएनए पे बाइंड होने के लिए आरएनए पॉलीमरेज को रेगुलेटरी पार्ट का होना ज़रूरी है, उसको वो चाहिए। तो एक ही प्रमोटर के अंडर में एक से ज़्यादा अगर जीन होंगे तो एक ही प्रमोटर पर एक ही बार आरएनए पॉलीमरेज अटैच हुआ, और एक से ज़्यादा जीन का एक ही सिंगल एमआरएनए के फॉर्म में उसने ट्रांसक्रिप्शन कर दिया। तो उस एमआरएनए में एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन का मैसेज आता है, यानी एक से ज़्यादा सिस्ट्रोन का मैसेज आता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। प्रोकैरियोट्स में ज़्यादातर जो जीन्स होंगे वो ऑपेरॉन के फॉर्म में रहते हैं। यूकैरियोट्स में ऑपेरॉन्स यूजुअली माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में काफ़ी हद तक देखने को मिलते हैं, और न्यूक्लियस में काफ़ी कम ऑपेरॉन्स होते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी ऑपेरॉन का एक सिंपलेस्ट और फाइनेस्ट एग्जाम्पल है लैक ऑपेरॉन, जो कि वेल स्टडीड है। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। लैक ऑपेरॉन एक इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है, जिसको दो तरीके से, दो मैकेनिज्म से कंट्रोल किया जाता है। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन का मतलब, ये वो ऑपेरॉन है जिसको इंड्यूस किया जा सकता है, तभी ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब इंड्यूस करने वाला भी चाहिए, हमें कोई इंड्यूसर चाहिए। अब वो इंड्यूसर दो तरीके से काम करता है। पहला, नेगेटिव कंट्रोल। नेगेटिव कंट्रोल के थ्रू क्या होता है कि नेगेटिव कंट्रोल बेसिकली रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स के थ्रू एग्जर्ट होता है, और पॉजिटिव कंट्रोल किसके थ्रू एग्जर्ट होता है? एक्टिवेटर के थ्रू। लैक ऑपेरॉन के केस में लैक रिप्रेसर जो होगा वो जब एक्टिव रहेगा तो लैक ऑपेरॉन को एक्सप्रेस नहीं करने देगा। तो अब यहां पर एक इंड्यूसर जो कि एलोलैक्टोज होता है, एलोलैक्टोज कुछ नहीं है, लैक्टोज का ही एक आइसोमर है। ये एलोलैक्टोज
उस रिप्रेसर पे जाके बाइंड कर देता है और उसमें ऐसे बदलाव कर देता है जिसकी वजह से लैक रिप्रेसर इंड्यूसर की प्रेजेंस में लैक ऑपेरॉन पे जाके बाइंड नहीं कर पाता और इस वजह से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, क्योंकि लैक रिप्रेसर अब रोक नहीं पाएगा लैक ऑपेरॉन के एक्सप्रेशन को। तो ये हुआ नेगेटिव कंट्रोल। इसी तरीके से एक्टिवेटर जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि ये ऑपेरॉन के एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करेगा। तो लैक ऑपेरॉन के केस में एक प्रोटीन होता है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन CAP। ये जो CAP है ये इंड्यूसर की प्रेजेंस में बनेगा। इंड्यूसर होता है CAMP, साइक्लिक AMP। जब साइक्लिक AMP का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो CAP एक्टिवेटेड होकर और लैक ऑपेरॉन के रेगुलेटरी पार्ट में जाके जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से RNA पॉलीमरेज प्रॉपर्ली पोजीशन हो पाएगा और वो वहाँ पर पोजीशन होने के बाद में लैक ऑपेरॉन का जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कर देगा। ओके, इनको हम डिटेल में भी डायग्राम में भी समझेंगे, ये एक फिलोसफिकल आउटले है। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर्स कुछ नहीं है, बस रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के होने या नहीं होने को तय करते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन लेवल पर वो एक्ट करते हैं, ठीक है। एक्टिवेटर क्या करता है, RNA पॉलीमरेज को प्रमोटर रीजन में बाइंड करवाने में हेल्प करता है और रिप्रेसर उसकी बाइंडिंग या उसके मूवमेंट को ब्लॉक करता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि RNA पॉलीमरेज जब कोई रिप्रेसर और एक्टिवेटर कुछ नहीं है तब जाके कभी कभी बाइंड करेगा, और जब कभी कभी प्रमोटर रीजन पे बाइंड करेगा तो कभी कभी हल्का फुल्का एक आधी बार ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा, जिसको हम बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन जब रिप्रेसर ऑलरेडी ऑपरेटर जोन पर, यानी जो प्रमोटर के पास का जोन होता है उस पर जाके बाइंड कर चुका है, तो RNA पॉलीमरेज उस पर बाइंड नहीं कर पाता और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। इसी तरीके से जब एक्टिवेटर बाइंड करता है, कहाँ बाइंड करता है, प्रमोटर जोन में, तो वो RNA पॉलीमरेज को भी वहाँ पे बाइंड करने के लिए मोटिवेट करता है और इस तरीके से एक्टिवेटेड लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, दो शर्तें हैं लैक ऑपेरॉन के एक्सप्रेशन की। पहली शर्त रिप्रेसर नहीं होना चाहिए, दूसरी शर्त एक्टिवेटर होना चाहिए। जब ये दोनों शर्तें फुलफिल होती हैं तब कहीं जाके लैक ऑपेरॉन के जीन्स का एक्सप्रेशन हो पाता है। जरा हम लैक ऑपेरॉन को देखते हैं जब वो लैक्टोज की एब्सेंस में अगर है तो। सोचिए, पहली चीज तो ये है कि लैक ऑपेरॉन के जो जीन्स हैं वो कौन कौन से हैं और वो करते क्या हैं। लैक ऑपेरॉन में 3 जीन्स होते हैं, LEC-Z, LEC-Y एंड LEC-A। LEC-Z जो होगा वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, LEC-Y परमिएज और LEC-A ट्रांसएसिटाइलेज। ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है इसका काम है कि लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देना और ग्लूकोज को फिर ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करवा देना। अब सोचिए, और परमिएज का काम क्या है, लैक्टोज को सेल में एंट्री देना। अब सोचिए कि अगर परमिएज हो ही ना तो लैक्टोज सेल में एंटर ही नहीं कर रहा, ठीक है। या मान लीजिए परमिएज है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है क्योंकि लैक ऑपेरॉन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ, तो लैक्टोज अंदर आ गया तो लैक्टोज क्या करेगा, लैक्टोज के कुछ मॉलिक्यूल्स को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करवाया जाएगा और ये काम भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही करवाता है, ठीक है। इस लैक ऑपेरॉन में जो आप देख पा रहे हैं, प्रमोटर, ऑपरेटर और LEC-Z-Y-A जीन्स हैं। इनके अपस्ट्रीम जोन में अगर हम देखें तो एक LEC-I जीन जो आपको देखने को मिलता है, I स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर, ये रिप्रेसर बनाता है। अगर लैक्टोज नहीं होता है उस कंडीशन में ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल ऑपरेटर पे जाके बाइंड करता है और इस वजह से RNA पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन से आगे की तरफ मूव नहीं कर पाता और मूव नहीं कर पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, यानी लैक ऑपेरॉन का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा।
अब अगर लैक्टोज की प्रेजेंस हो तो क्या होगा? लैक्टोज की जैसे ही प्रेजेंस होती है परमेज के थ्रू अंदर आ जाएगा और उसका कुछ मॉलिक्यूल जो एलोलैक्टोज बन गए वो लैक रिप्रेसर के साथ में आके बाइंड कर जाएंगे। और जब वो लैक रिप्रेसर के साथ में बाइंड कर जाएंगे तो लैक रिप्रेसर बाउंड सिचुएशन में ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा। और जब वो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो कि प्रमोटर पे जुड़ा हुआ होगा उसका रास्ता क्लियर है और वो ZYA का ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा। और जब ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा तो ये जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बना, इस पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए पर पॉलीजोम सिचुएशन होगी, यानी मल्टीपल राइबोसोम्स यहाँ पे अटैच्ड रहेंगे और वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांसएसिटाइलेज बनवा देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ जब लैक्टोज होगा तब ही लैक ऑपेरॉन के जीन एक्सप्रेस होंगे, और होना भी यही चाहिए क्योंकि लैक ऑपेरॉन के जो जीन्स हैं उनका काम बेसिकली क्या है, लैक्टोज का मेटाबोलाइज करना। और अगर लैक्टोज ही नहीं है तो मेटाबोलाइज करने वाले जीन बनाकर भी क्या करना था। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लैक्टोज की प्रेजेंस में ही लैक ऑपेरॉन एक्टिवेट रहे, अदरवाइज वो एक्टिवेटेड नहीं रहे। ठीक है, तो ये तो हमने देखा था निगेटिव कंट्रोल क्योंकि रिप्रेसर के थ्रू हो रहा था। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव कंट्रोल के बारे में। पॉजिटिव कंट्रोल में CAP जो प्रोटीन होता है वो CAMP की प्रेजेंस में। अब CAMP क्या होता है? साइक्लिक AMP। ये एक टाइप का मॉलिक्यूल है और इसको बनाया जाता है एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम से। ये जो एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टडेड रहता है, यानी उससे बाउंड स्ट्रक्चर है, और ये तभी काम करता है, यानी तभी CAMP का लेवल ज़्यादा होगा जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा। तो जैसे जैसे ग्लूकोज का लेवल कम होता चला जाता है एडिनाइलेट साइक्लेज CAMP का लेवल बढ़ाता चला जाता है और ये CAMP CAP के साथ में, CAP के डाइमर के साथ में जुड़ जाएगा और ये CAP CAMP जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिवेटर का काम करेगा और वो RNA पॉलीमरेज को प्रमोटर पर प्रॉपर्ली पोजीशन करवाएगा। अब ये पोजीशनड जो RNA पॉलीमरेज है, अगर इसको रास्ते में रिप्रेसर नहीं मिला तो कहीं जाके ये लैक ZYA का ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि लैक ऑपेरॉन एक इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से कंट्रोल होता है। थैंक यू सो मच।